Good morning, students. Welcome you all in the Bansal Tax and Commerce classes. So, today we are going to start a very important chapter, that is bank reconciliation statement. What is bank reconciliation statement and how and why it is important for a firm, for a business? It is very important to understand. So, let us start that what a bank reconciliation statement is and how it is beneficial for the firm, for the business. देखिए, एक फर्म जब भी बैंक के अंदर एक अकाउंट ओपन कराती है, बैंक के अंदर एक अकाउंट ओपन कराती है, फर्म जब भी बैंक से डील करती है तो फर्म को अपने लेवल पर एक रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है कि फर्म का बैंक बैलेंस क्या चल रहा है। इसी तरह बैंक जब एक फर्म का अकाउंट ओपन करके रखती है, बैंक जब एक फर्म का अकाउंट ओपन करती है तो बैंक को भी उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है कि फर्म का क्या टोटल अमाउंट ड्यू बनता है। तो आप देखिए यहां पर क्या होता है कि जब फर्म किसी भी दूसरी फर्म को, बिजनेस को, किसी पार्टी को चेक से पेमेंट करती है या बैंक के थ्रू कोई पेमेंट की जाती है, बेशक वो पेमेंट चेक से की गई हो या ना की गई हो, लेकिन बैंक से की गई है, या फिर फर्म किसी दूसरी फर्म से या दूसरी पार्टी से पेमेंट रिसीव कर रही है, बेशक चेक से या किसी और मोड से, उस केस में फर्म अपने लेवल पर रिकॉर्ड करती है और बैंक अपने लेवल पर रिकॉर्ड करता है। तो देखिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का क्या यहां पर रोल निकल के आता है वो समझेंगे हम। मान लीजिए फर्म ने किसी की पेमेंट की, फर्म ने किसी दूसरी फर्म की या किसी दूसरी पार्टी की पेमेंट की है, तो अब फर्म क्या करेगी, फर्म अपने पास इसको रिकॉर्ड करेगी। फर्म ने ये सारी बातें कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करनी है, बैंक कॉलम के अंदर। फर्म विल मेंटेन अ बैंक कॉलम इन द कैश बुक एंड विल रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू रिसीट्स एज वेल एज पेमेंट। इन द सेम वे, जब बैंक किसी भी फर्म के अकाउंट से कोई भी पैसा रिसीव करेगा या कोई भी पैसा पे करेगा तो बैंक को भी उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है और बैंक उसके लिए क्या बनाता है, पासबुक। बैंक उस बैंक अकाउंट के रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए पासबुक प्रिपेयर करता है और फर्म कैश बुक प्रिपेयर करती है। तो हमें एक बात समझनी होगी कि कैश बुक की हमने दो साइड्स पढ़ी हैं पहले, एक डेबिट और एक क्रेडिट। डेबिट के अंदर हम सारी रिसीट्स को नोट करते हैं और क्रेडिट के अंदर हम सारी पेमेंट को रिकॉर्ड करते हैं। इसका मतलब जितना भी पैसा फर्म के पास आएगा वो डेबिट हो जाएगा और जितनी पेमेंट फर्म करेगी वो क्रेडिट हो जाएगी। अब मान लीजिए फर्म के पास कहीं से 5,000 रुपए का चेक रिसीव हुआ, फर्म को किसी दूसरी फर्म से 5,000 रुपए का चेक रिसीव होता है, तो अब फर्म क्या करेगी, फर्म ये 5,000 रुपए का चेक बैंक के अंदर डिपॉजिट करा देगी। अब बैंक क्या करेगा, बैंक इस 5,000 रुपए को पासबुक के अंदर रिकॉर्ड करेगा। हम जब 5,000 रुपए की एंट्री कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करते हैं तो हम यहां पर डेबिट करेंगे क्योंकि हमें पेमेंट रिसीव हुई है, और
बैंक क्या करेगा, बैंक पासबुक के अंदर 5,000 रुपए को क्रेडिट करेगा। इसका क्या मतलब है, फर्म के पास जब एक चेक से पेमेंट रिसीव हुई तो फर्म के पास 5,000 रुपए आ गए। फर्म उसी वक्त ये एज्यूम कर लेती है कि जब चेक आ गया है तो यानी मेरे 5,000 रुपए बढ़ गए। तो जब वो 5,000 रुपए का बैलेंस फर्म इंक्रीज किया हुआ मानती है तो उसको डेबिट करती है। और जब बैंक उस 5,000 रुपए को अपने पास उस चेक को डील करता है तो बैंक के लिए वो पैसा जो कस्टमर का, क्लाइंट का डिपॉजिट है बैंक के पास, वो लायबिलिटी है। और जितना कस्टमर का पैसा बैंक में इंक्रीज होगा उतनी ज्यादा बैंक की लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। जितना ज्यादा पैसा बैंक में एक पार्टी का, एक फर्म का इंक्रीज होता है उतनी ही ज्यादा उसकी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो इसका क्या मतलब निकल कर आया कि कैश बुक का डेबिट बैलेंस और बैंक पासबुक का क्रेडिट बैलेंस सेम होना चाहिए। इसका क्या मतलब हमें समझ में आया कि डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक मस्ट बी इक्वल टू द क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक। ये एक बेसिक बात मुझे समझ में आई कि जब मैंने कहा कि 5,000 रुपए का चेक फर्म को रिसीव हुआ, फर्म ने उस 5,000 रुपए को अपने डेबिट साइड रिकॉर्ड कर लिया। इसी तरीके से वो 5,000 का चेक बैंक हमारी पासबुक की क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेगा। तो यानी डेबिट साइड ऑफ कैश बुक मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट साइड ऑफ पासबुक, और इसको हम फेवरेबल बैलेंस भी कहते हैं। इसको हम फेवरेबल बैलेंस भी कहते हैं। तो इस बात को समझते हैं कि ये बात समझ में आ गई कि कैश बुक और पासबुक दो अलग अलग बुक बनाई जाती हैं और कैश बुक का डेबिट और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस सेम होगा। तो यानी हमारी बिजनेस का रिकॉर्ड प्रॉपर मेंटेन है, मैं इस बात को मान लेता हूं। अब ये देखते हैं कि इस स्टेटमेंट को बनाने की जरूरत क्या है और ये स्टेटमेंट हमें किस पर्पस को पूरा करके देगी। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम सारी एंट्रीज को इसके अंदर रिकॉर्ड करके ये देखेंगे कि हमारा बैलेंस टैली हो रहा है या नहीं। मान लीजिए मैं एक मंथ के एंड पर ये देखना चाहता हूं कि मेरे पास कितना कैश या बैंक में अमाउंट डिपॉजिट है। तो आप देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि कैश बुक में जो कैश कॉलम है उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं आती। मान लीजिए मैं कैश कॉलम की बात करता हूं, मेरा कैश कॉलम जितना इंक्रीज होगा या जितना भी डिक्रीज होगा वो साथ के साथ मुझे रिजल्ट दिखाएगा, उसमें मिसमैच नहीं होगा। यानी कैश जब मेरे पास आया तो ऑब्वियसली कैश बढ़ जाएगा, अगर कैश गया तो कैश वहां पर डिक्रीज हो जाएगा। तो कैश कॉलम की हम बात नहीं कर रहे, वो हमारी हमेशा ही टैली रहती है। बात है बैंक कॉलम की। तो मैंने आपको कहा कि मान लीजिए एट द एंड ऑफ अ पर्टिकुलर मंथ मैंने चेक करना है कि मेरी कैश बुक की बैंक कॉलम की डेबिट साइड कितना अमाउंट है। लेट अस सपोज मैंने टोटल किया और मुझे 5 लाख रुपीस दिखाई दे रहे हैं। अगर मेरी बैंक की पासबुक की क्रेडिट साइड भी 5 लाख रुपया है तब तो मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जो बैलेंस मेरे पास है वही बैलेंस बैंक के पास है। लेकिन अब प्रॉब्लम कब अराइज होगी, जब 5 लाख रुपए का कैश बैलेंस या कैश बुक का बैलेंस पासबुक की क्रेडिट साइड के टोटल से मैच नहीं करेगा। मींस डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक stands at ₹5 lakh is not equal to the credit balance of the passbook, then there will be a problem. And for this situation only
firm is in need to prepare a bank reconciliation statement। अब देखिए यहां पर क्या करना होगा हमें, और स्टेटमेंट का क्या मतलब है। हम एक ऐसी स्टेटमेंट बनाएंगे जिसके अंदर हम चेक करेंगे कि क्या हमारा कैश बुक का डेबिट साइड का टोटल या क्रेडिट साइड का टोटल पासबुक की क्रेडिट साइड या डेबिट साइड एज पर दी डिफरेंट केस क्या मैच कर रहा है या नहीं। अब एक बात मुझे समझ में आ गई कि अगर प्रॉब्लम आएगी तो वो डिफरेंस होने के कारण आएगी, अदरवाइज हमें कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग कि मान लीजिए मेरे पास दोनों साइड्स का टोटल 5 लाख है तो मुझे कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, लेकिन अगर 5 लाख का टोटल मैच नहीं करता तब मुझे प्रॉब्लम आती है। तो यानी कि एक बात तो ये इंपॉर्टेंट है कि यानी यहां पर डिफरेंस तो आएगा, तभी मुझे बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, जिसको हम BRS भी कहते हैं, इसको बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए ये डिफरेंस किस तरीके से मैं इसको समझ सकता हूं और इसके कोजेस क्या हो सकते हैं। देखिए सबसे पहली बात, या तो डिफरेंस टाइम की वजह से आता है। जब भी बिजनेस में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हुए कोई टाइम गैप होगा, या तो डिफरेंस उस वजह से आएगा, या फिर जब कोई हमने एरर कर दी है उस एरर की वजह से, या फिर एरर्स हो गई हैं उन एरर्स की वजह से डिफरेंस आएगा। तो यानी एक रीजन टाइम गैप बनता है और दूसरा रीजन एरर बनती है। अब मैं आगे बढ़ता हूं और देखता हूं कि किस तरीके से टाइम गैप का रिलेशन होता है। यहां पर देखिए समझते हैं बात को। मान लीजिए फर्म ने चेक इशू किया, फर्म ने चेक इशू किया या ड्रॉ किया। अ फर्म हैज इशूड और ड्रॉन अ चेक बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। यानी कि फर्म ने एक चेक तो इशू कर दिया दूसरी फर्म या दूसरी पार्टी की फेवर में, लेकिन उसको प्रेजेंट नहीं किया गया बैंक के अंदर पेमेंट के लिए। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए ये स्टेटमेंट बनाने से पहले एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर मेरे पास दोनों साइड्स का बैलेंस 5 लाख है। मैं ये मान रहा हूं कि मेरे पास कैश बुक और पासबुक में 5 लाख रुपीस टोटल मैच कर रहा है। लेकिन जब मैंने अब टैली करना शुरू किया, अब मैं देखूंगा कि इसका डिफरेंस किस तरीके से दिखाई देगा। जैसे मैंने चेक इशू किया तो मेरे पास, मैं उसी वक्त कैश बुक में रिकॉर्ड करूंगा और 5 लाख में से आप मान लीजिए चेक की अमाउंट 20,000, तो यहां पर 4,80,000 मेरे पास कैश बुक का 4,80,000 कैश बुक का डेबिट बैलेंस दिखाई दे रहा है। लेकिन क्योंकि वो प्रेजेंट नहीं हुआ तो मेरा पासबुक का बैलेंस, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस कितना दिखाई देगा, 5 लाख। Once again I am repeating that if the firm has issued a check or drawn a check in favor of other firm or party, then definitely the issuing firm will record that check of 20,000 into the books and the balance of the cash book will be equal to 4,80,000, whereas the same check has not been presented to the bank for the payment, that's why the total is shown as 5 lakh। यहां पर तो कोई चेंज आया नहीं। तो अब प्रॉब्लम मुझे कहां दिखाई दे रही है कि मेरा जो ये 5 लाख रुपए है ये एज इट इज मेंटेन्ड है और यहां पर 20,000 मेरे रिड्यूस हो गए हैं। तो अब मेरे लिए ये 20,000 एक प्रॉब्लम बन गए हैं। इसका मुझे क्या करना है। अब आप इस बात को देखिए कि चेक इशू किया लेकिन प्रेजेंट नहीं हुआ। अब इसका रीजन क्या हो सकता है, हो सकता है जब चेक इशू तो कर दिया लेकिन उसके बाद 2 या 3 दिन की हॉलीडेज हो गई हो, या पार्टी ने अपने पास चेक रख लिया हो
पार्टी ने अपने पास उस चेक को रिटेन कर लिया हो या किसी और कारण से उस चेक को बैंक के अंदर प्रेजेंट नहीं किया गया, तो यहां पर टाइम गैप मुझे दिखाई दे रहा है, यानी जिस डेट में चेक इशू हुआ उस डेट में वो प्रेजेंट नहीं हुआ। यहां पर एक टाइम गैप है जिसकी वजह से दोनों बुक्स का टोटल मिसमैच मुझे दिखाई दे रहा है। और इसको करेक्ट करने के लिए मुझे क्या करना होगा ये मैं आपको बताऊंगा। जब ये डिफरेंस मुझे दिखाई देगा, इसका रीजन डिफाइन कर पाऊंगा, मैं यहां चेक कर पाऊंगा, तब मैं इसको करेक्ट करूंगा और करेक्टिव स्टेप्स लेने के बाद दोबारा से ये टोटल या तो 5 लाख के इक्वल हो जाएगा या दोनों साइड्स का 4,80,000 के बराबर हो जाएगा। दोनों साइड में सेम अमाउंट रिफ्लेक्ट करना चाहिए, तभी हमारी स्टेटमेंट बनाने का फायदा होगा। उसके बाद एक और बात देखते हैं। ये तो हमने बात की कि अगर चेक इशू हो गया और टाइम पर प्रेजेंट नहीं हो पाया, अब इसके अलावा क्या रीजन हो सकते हैं वो देखते हैं। मान लीजिए हमने बैंक में चेक दे दिया, हमने बैंक के अंदर कलेक्शन के लिए चेक दे दिया है, बैंक को कलेक्शन के लिए चेक दे दिया है, लेकिन वो चेक बैंक के अंदर या वो चेक बैंक ने क्रेडिट नहीं किया, उस चेक को क्रेडिट नहीं किया गया। Once again I am repeating that the check has been paid into the bank for the collection, but it is not yet credited by the bank। अब उसमें क्या होगा देखिए, फर्म ने चेक रिसीव किया, चेक से मतलब चेक भी हो सकता है और बैंक ड्राफ्ट भी हो सकता है, डिमांड ड्राफ्ट कहते हैं जिसको। हमने कस्टमर से रिसीव कर लिया, हमने उसको बैंक में दिया कि आप इसकी कलेक्शन करके और बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दे। जैसे ही मुझे ये चेक रिसीव हुआ था तो मैंने कैश बुक की डेबिट साइड को इंक्रीज कर दिया। मान लीजिए इसका अमाउंट 50,000 था, तो 5 लाख में 50,000 मैंने ऐड किया, तो मेरे पास टोटल आ गया 5,50,000। लेकिन बैंक ने इसको अभी क्रेडिट नहीं किया। अब यहां पर भी उसी तरीके से रीजन हो सकते हैं, टाइम गैप हो सकता है। जब बैंक को दिया गया उसके बाद कोई स्ट्राइक हो गई या बैंकर्स ने कोई डिमांड ऐसी की हुई थी गवर्नमेंट से या आरबीआई से, जिसकी वजह से वो काम सस्पेंड रहा या हॉलीडे हो गया या कुछ भी वजह रही, वो क्रेडिट नहीं हुआ। तो यहां पर अब फिर मुझे 5 लाख का ही टोटल दिखाई दे रहा है, लेकिन यहां मेरा टोटल 5 लाख से इंक्रीज होकर 5,50,000 सॉरी हो गया है। तो यहां पर मिसमैच दिखाई दे रहा है मुझे। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको या तो 5 लाख दोनों साइड में दिखाया जाएगा या दोनों साइड में 5,50,000 दिखाया जाए। कुछ तो मुझे ऐसा करना होगा जिससे इन दोनों साइड्स का टोटल बराबर दिखाई दे। तो इस तरीके से हमें प्रॉब्लम दिखाई दे रही है कि किस तरीके से डिफरेंस आता है, एंड इट इज द जनरल प्रैक्टिस कि इस तरीके से प्रॉब्लम आती रहती है। उसके बाद एक और पॉइंट मैं डिस्कस करता हूं आपसे कि मान लीजिए कस्टमर ने डायरेक्ट डिपॉजिट करा दिया है, कस्टमर ने हमारे बैंक अकाउंट के अंदर डायरेक्ट अमाउंट डिपॉजिट करा दिया है, यानी कि जैसे ही कस्टमर ने डायरेक्ट डिपॉजिट कराया तो यहां पर पासबुक का जो बैलेंस है, ये पासबुक का बैलेंस एकदम इंक्रीज हो गया। यहां पर जैसे ही कस्टमर ने डायरेक्ट डिपॉजिट करा दिया बैंक अकाउंट में, पासबुक का बैलेंस उसी वक्त इंक्रीज हो गया। मान लीजिए 50,000 है तो 5 लाख की जगह इसका टोटल 5,50,000 हो गया एट द सेम मोमेंट। लेकिन हमें नहीं पता कि कस्टमर हमारे बैंक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करा चुका है। तो अब उससे क्या प्रॉब्लम आएगी कि मेरे पास तो 5 लाख का ही बैलेंस दिखाई दे रहा है, लेकिन पासबुक में ये अमाउंट इंक्रीज होकर 5,50,000 हो गया है। तो यहां पर भी हमारा मिसमैच रहेगा।
उसके बाद मान लीजिए बैंक ने कोई हमारा किसी तरीके का इंटरेस्ट या डिविडेंड कलेक्ट कर लिया है, लेकिन हमें नहीं पता चला। तो उससे क्या होगा, जैसे ही बैंक हमारे अकाउंट को क्रेडिट करेगा, वो बैंक बैलेंस, मान लीजिए बैंक बैलेंस 5 लाख था, तो 5 लाख के अंदर 20,000 को मैं ऐड करता हूं, तो सपोज ये 5 लाख 20,000 हो जाता है, लेकिन यहां मेरा 5 लाख है, ये फिर मिसमैच आ गया। अब इसी तरीके से मान लीजिए कोई इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, तो उस केस में क्या होगा, मान लीजिए किसी ट्रेडर का या मेरा या एक फर्म का सेविंग बैंक अकाउंट है और बैंक ने हमें फिक्स अमाउंट इंटरेस्ट की प्रोवाइड की है, अलाउ किया है, जो हमने मिनिमम बैलेंस वहां मेंटेन किया था। तो वो पैसा जब मेरे बैंक अकाउंट के अंदर डिपॉजिट किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा, तो जरूरी नहीं है कि मुझे उसी वक्त पता लगे। जब मुझे एसएमएस रिसीव होता है या मैं उसको ऑनलाइन चेक करता हूं, या जब पासबुक को अपडेट कराने के लिए हम बैंक में जाते हैं, तभी मुझे पता चला कि वो पैसा इंटरेस्ट के कारण इंक्रीज हो गया है। जब तक पता नहीं लगा तब तक यहां पर भी मिसमैच रहेगा, जैसे ही पता लग जाएगा मैं उसको इक्वल कर दूंगा। अब जब इंटरेस्ट अलाउ किया गया है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि वो इंटरेस्ट चार्ज कर ले। मान लीजिए कोई बैंक ओवरड्राफ्ट है और उस बैंक ओवरड्राफ्ट के कारण कोई इंटरेस्ट उन्होंने चार्ज कर लिया है, इंटरेस्ट चार्ज कर लिया है यहाँ पर बैंक ने ओवरड्राफ्ट होने के कारण। तो यहाँ पर क्या होगा, जब इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा तो पासबुक का बैलेंस यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा, पासबुक में हमारा बैंक बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा, और मुझे अभी पता नहीं है कि बैंक ने कोई इंटरेस्ट चार्ज कर लिया है, इस कारण मेरा पासबुक का बैलेंस कैश बुक से मिसमैच हो जाएगा। उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि बैंक को हम स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस देकर रखते हैं कि आप एक फिक्स डेट को हमारी इंश्योरेंस का प्रीमियम या मोबाइल का बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, किसी भी तरीके की पेमेंट आप एक फिक्स डेट पर हमसे बिना पूछे सामने वाली पार्टी को हमारे बिहाफ पे कर दे। तो जब जैसे ही बैंक हमारे बिहाफ पर किसी दूसरे को पेमेंट करेगा, जैसे वो पेमेंट की जाएगी, हमारा पासबुक का बैलेंस एक बार फिर घट जाएगा, और यहां पर लेटेस्ट गया, लेकिन हमारा कैश बुक का बैलेंस तो 5 लाख है, तो यहां पर ये फिर मिसमैच हो गया। तो ये कुछ इस तरीके के डिफरेंसेस हैं, जो डिफरेंसेस टाइम गैप होने के कारण फर्म के अंदर देखे जाते हैं। और हमारी कैश बुक का, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, कैश बुक का डेबिट बैलेंस और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस, जो केस हम डिस्कस कर रहे हैं, ये इक्वल नहीं होता। और इन रीजंस को ढूंढने के बाद फिर हम ऐसे अटेम्प्ट करते हैं जिससे ये दोनों बुक्स के अंदर जो हमारा नॉट इक्वल का साइन दिखाई दे रहा है, ये दोबारा से इक्वल हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपसे सारी एरर्स के बारे में डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से हम एरर करते हैं जिस वजह से प्रॉब्लम आती है। उसके बाद आपको प्रोसीजर बताया जाएगा कि किस तरीके से आप एक स्टेटमेंट बनाएं, जिस स्टेटमेंट में इस मिसमैच को मैच किया जा सके, यानी जो हमारे पास डिफरेंस दिखाई दे रहा है, जो एरर है, उस एरर को रिमूव करके हम दोनों साइड का टोटल इक्वल कर सके। सो इफ देयर इज एनी डाउट, then you may ask, then you may drop a message into the comment box of my YouTube channel, and definitely you will get a logical answer regarding that point, that question, that doubt. So till next video, be in touch. Thank you very much.